हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब जो है कि अपना मैथ का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर पढ़ेंगे। वह कौन सा है? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। यह कक्षा 10 के लिए, 12 के लिए, दोनों कक्षाओं में जो है कि जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री है बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। सबसे ज़्यादा मार्क का ये पूछा भी जाता है और बहुत मज़ेदार है भी। अब इसमें के बारे में केवल इतना समझ लीजिए, इसका बेसिक जो चीज़ें हैं उसको दिमाग में रख लीजिए, कुछ फार्मूला वगैरह जो है उसको याद कर लीजिए, तो सॉल्व करने में इतना अच्छा होता है कि आप दूसरे किसी प्रश्नों को हल करते हैं, जैसे आप द्विघात समीकरण को आप चले जाइए या किसी सरफेस एरिया वाले में सॉल्व करिए कहीं और, वहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है, कितना बड़ा बड़ा नंबर मिल रहा है, हालत ख़राब होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो केवल आप वैल्यू पुट करते चले जाइए, सीधे आंसर। तो ये वाला चैप्टर आपका बहुत अच्छा है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री जो है त्रिकोणमिति, इसके कुछ बारे में बेसिक चीज़ें हम जान लें और जो आपसे कहा जाए उसको आप लर्न कर लीजिए अच्छी तरह। जितना बढ़िया आपको लर्न रहेगा उतना अच्छा आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे देखिए, ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री मीन्स होता है 3, 3 होता है, और गॉन का मतलब होता है साइड। गॉन मीन्स साइड्स, भुजाएं जो होती हैं। और मेट्री का मतलब होता है मेजर। मेजर का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को नापना। लेकिन नापना किसको है? 3 साइडों को नापना है, 3 भुजाओं को। अब बताइए ऐसे कौन कौन से फिगर हैं जिसमें केवल 3 भुजाएं हैं? ऐसे कौन कौन से फिगर हैं जिसमें केवल 3 भुजाएं हैं? तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, केवल एक ही तो फिगर है जिसे हम लोग कहते हैं त्रिभुज, ट्रिएंगल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब इसके नाम से भी यहाँ पे देख लीजिए कि त्रि 3 और भुज का मतलब भुजा, ऐसा फिगर, ऐसा चित्र जिसमें 3 भुजा हो उसी को कहा जाता है त्रिभुज। तो 3 भुजाओं से एकमात्र केवल जो है कि फिगर तैयार होता है और उसे क्या कहा जाता है? त्रिभुज। इसमें 3 भुजाएं आपके पास होती हैं, 3 इसमें शीर्ष होते हैं, 1 2 3, और 3 जो है कि इसमें कोण होते हैं, कोण नंबर 1 2 3, और यह शीर्ष नंबर A B C, और साइड क्या हो गई? AC हो गया, CB या BC हो गया, और यहाँ AB या BA हो गया, AC या CA हो गया। ये हो गई आपके साइड। इन्हीं के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। लेकिन त्रिभुज भी तो कई प्रकार के होते हैं, हमें यहाँ पे सब त्रिभुजों को नहीं पढ़ना। जैसे भुजा के आधार पे आप देखते हैं तो समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। अगर हम कोण के आधार पर देखें तो उसमें भी आप देखें कि न्यून कोण होता है, समकोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। इस तरह से नए नए जो है उसमें भी त्रिभुज हैं। लेकिन हमें केवल एकमात्र त्रिभुज कौन सा पढ़ना है? जो समकोण त्रिभुज हो। जो कौन सा त्रिभुज ऐसा हो? समकोण। एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, चाहे इस तरफ से आप बनाइए या फिर इस तरह बनाइए, लेकिन यहाँ पर जो कोण होना चाहिए उसमें से एक कितने अंश का हो? 90 अंश का। 90 अंश में यह वाला कोण और इन दोनों का सम भी जो है कि 90 होगा। इन दोनों का सम 90 होगा, और 90 तो फिक्स है। इसलिए कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? वह है 180। वृत्त है तो उसका तीनों, उसके कितने अंश का कोण वृत्त होता है? तो 360। चतुर्भुज है तो वह कितने अंश का होता है? 360। और त्रिभुज कितने अंश का होता है? तो वह है कितना? 180। तो अब 180 का होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें केवल अध्ययन क्या करना कि ये समकोण होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 कोण है, 3 के तीनों कोई सा भी समकोण नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोगों को यहाँ पे अध्ययन नहीं करना है। कौन से त्रिभुज का अध्ययन करना है? जो समकोण त्रिभुज हो। अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया गया है कि 1 2 3 भुजाएं दी गई हैं, और 3 भुजाओं में ये 2
कोण, एक तो फिक्स है तो 2 कोण बचा आपका। एक कोण यहाँ कोई होगा, हो सकता है ये थीटा हो सकता है ये थीटा हो, जो भी हो। तो ये 2 कोण के बारे में जानकारी रखेंगे और इसके शीर्ष ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जरूरी नहीं कि यहीं से स्टार्ट हो ए बी सी, हो सकता है यहाँ से बी से स्टार्ट हो जाए, बी होगा, ए होगा, सी होगा, तो ए बी सी ऐसे भी हो। क्रम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्रम ना हो, तो क्रम उसमें होना चाहिए। तो इस तरह से हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। अब त्रिकोणमिति के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो पहला जो चैप्टर है उसमें केवल हम भुजाओं के बारे में, भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। अब अगर देखा जाए अनुपात भुजा में, देखिए एक भुजा इन दोनों का एक अनुपात बनेगा, इन दोनों का एक अनुपात बनेगा, इन दोनों का एक अनुपात बनेगा। तो 2-2 भुजाओं का अनुपात लेकर के इसी को अध्ययन करना है पहले चैप्टर में। कोण पहले चैप्टर में नहीं, पहले क्या है? भुजा है। अब जब 2-2 कोण का अध्ययन, 2-2 भुजाओं का जब अध्ययन करते हैं तो उन भुजाओं को, 2 भुजाओं को अनुपात में लिखा जाता है तो उसको कुछ कोडिंग दे दी गई है। तो उस कोडिंग को कैसे जानेंगे? अब त्रिभुज के बारे में हम लोग केवल अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। किसके अनुपात के बारे में जी? जो भुजा होगी ए बी सी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर इस कोण का नाम आप ले रहे हो तो इसके सामने की जो भुजा होगी उसे हम लोग कहेंगे लंब, अर्थात परपेंडिकुलर। अगर इस कोण के सामने की भुजा लेंगे तब हम इसको क्या कहेंगे? लंब। जब इसकी चर्चा की जाएगी, कोण सी के बारे में पूछा जाएगा तो हम कहेंगे इसके सामने लंब होगा। अगर इसके सामने लंब हो गया तब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो तिरछी जो लाइन है वह तो हमेशा के लिए फिक्स है, वो क्या नाम है? कर्ण। तिरछी लाइन को हमेशा क्या कहा जाता है? कर्ण। अगर यह कर्ण किसी चतुर्भुज के अंदर बना हो, इस तरह से तिरछी लाइन तो ये भी हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है इसको? विकर्ण। तो यहाँ पे जो कर्ण है हाइपोटेनियस है और ये लंब हो गया, लंब हो गया, तो 2-2 तो लंब होंगे नहीं, एक लंब होगा, एक आधार होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि अगर यह कोण है, इसके बारे में कहा जा रहा है, इस कोण को लेकर के आपको प्रश्नों को हल करना है, तो इसके सामने की भुजा जो लंब हो जाएगी, लेकिन जस्ट दूसरी भुजा क्या कही जाएगी? आधार। ठीक है, यह फिक्स है हमेशा। अब अगर इस कोण के बारे में चर्चा किया जाए तब इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? यहाँ पे लंब हो जाएगी। तब यहाँ पे क्या होगा? लंब। अब दूसरी जो भुजा बची है उसको कहा जाएगा आधार, अर्थात बेस। लंब परपेंडिकुलर, कर्ण हाइपोटेनियस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जिस कोण की, इस कोण की चर्चा की जाए तो इसके सामने लंब होगा, इस कोण के बारे में अगर कहा जाए तो ये लंब हो जाएगा। इस तरह से आप चेंजिंग करने के लिए अगर कन्फर्म हो गए तब दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखते हैं रेशियो के बारे में, जो अनुपात है। तो अनुपात देखिए कि लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। तो सीधा सीधा लिख लें इसको कि ये क्या है आपका? लंब। ये आपका लंब हो गया और ये क्या है? आधार हो गया। अब अनुपात देखें, जैसे इन दोनों का अनुपात लिखें, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे में लिखना। तो लंब बटे में कर्ण लिख सकते हैं, लंब बटे में कर्ण ऐसा लिख सकते हैं। यह अनुपात हुआ लंब बटे कर्ण, या फिर हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे में लंब, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक, ये अनुपात, इसको लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब। लेकिन लंब बटे कर्ण जो है किस तरह से साइडों का नाम लेने से अच्छा है कि इसको एक संकेतक शब्द दे दिया गया है। तो लंब बटे कर्ण को कहा जाता है साइन। लंब बटे कर्ण को कहा जाता है साइन। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो ये चीज आपको भी याद करना है और इसको क्या कहा जाता है ये भी याद रखना। अर्थात याद क्या करना है? साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण।
अगर यहाँ कोण का नाम दे दिया जाए तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण बटे लंब भी अगर कह दिया जाएगा तो यह जो है कि हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया है कि अगर इसको अनुपात बदल दिया जाए तो वह कोसेक के नाम से जाना जाएगा। इन दोनों भुजाओं का अनुपात पता हो गया आपको। चलिए इन दोनों भुजाओं के बारे में आ जाए तो हम कर्ण बटे आधार भी कह सकते हैं, आधार बटे कर्ण भी कह सकते हैं, आधार बटे कर्ण, ये भी एक अनुपात हुआ। अब इस अनुपात को क्या नाम दिया गया है? कॉस थीटा। इसको अच्छा अनुपात को बदल भी तो सकते हैं, तो कर्ण बटे में आधार, इसको क्या कहा गया है? कर्ण बटे आधार को, तो सेक थीटा। याद करते चलिए, अब जो नया शब्द मिल रहा है आप याद करते चलिए, आगे जो भी कुछ नया सीखेंगे उसमें आसान ही होता जाएगा। तो आप याद करते चलिए कि लंब बटे कर्ण को क्या कहा गया? साइन थीटा। कोसेक थीटा का मतलब इसको पलट दीजिए तो कर्ण बटे लंब। कास थीटा को कहा गया आधार बटे कर्ण, तो इसको जब पलट देंगे कर्ण बटे आधार हो जाएगा तो इसको कहा गया सेक थीटा। तो ये 4 नाम आपको हो गए। 4 नाम बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं, अरे आप लोग तो पता नहीं कितना नाम याद करके रखे हुए हैं, तो 4 नाम और याद कर लीजिए उसमें। अब अगर इन दोनों को लिया जाए तो लंब बटे आधार भी कर सकते हैं, आधार बटे लंब भी कर सकते हैं। लंब बटे में आधार, तो लंब बटे आधार जब कहेंगे तो इसी को कहा जाता है टैन थीटा। और अगर इसको पलट दिया जाए, आधार बटे लंब कह दिया जाए, तब इसको कहा जाता है कॉट थीटा। 2 और 2 कुल कितने हो गए? 6 नाम मात्र आपको याद करना है, उससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन एंड कॉट, इतने नाम। और इसका रेशियो थोड़ा सा एक बार ध्यान से अगर देख लेंगे, याद कर लेंगे तो बहुत कठिन भी नहीं है कि नहीं याद हो पाया जाएगा होगा। चलिए इसका थोड़ा सा ट्रिक भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर याद नहीं हो रहा है तो किस तरह से याद कर लें। ट्रिक क्या है आप लोग पता है, अगर जरा सा भी त्रिकोणमिति के बारे में कोई पढ़ा है तो आपको पता है कि वहाँ पर एक होता है लाल, लाल बड़े प्यारे लाल, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये कक्का का लाल, लाल का कक्का, जो भी जैसे भी याद कर लीजिए। ये इस तरह से आपका हो गया। लाल यल, लंब को यल से, आधार को ए से और कर्ण को के से दिखाया गया है। ठीक है, इतना लाल बटे कक्का ये तो याद हो गया होगा। यहाँ पे याद क्या करना है कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो पहले वाले को साइन के नाम से जानते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे लंब को क्या कहा गया? कोसेक, कोसेक थीटा। आधार बटे कर्ण को क्या कहा गया? कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार को सेक थीटा। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टैन थीटा। तो आधार बटे लंब कॉट थीटा। अब तो याद हो जाएगा आपको, बहुत दिक्कत तो है नहीं। लंब लाल बटे कक्का, साइन कास टैन, साइन कास टैन, साइन कास टैन, कोसेक से कॉट, कोसेक से कॉट। तो ये दोनों देखिए एक साथ रहेंगे, ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये दोनों एक साथ रहेंगे। अब तो याद हो गया होगा कौन किसका अपोजिट। अगर अब भी याद नहीं हुआ कि साइन कोसेक एक दूसरे का अपोजिट हैं तो आप यहाँ से ही याद कर दीजिए कि ये हो गया साइन। अब साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसेक। ये हो गया कास, कॉस थीटा, और इसका अपोजिट हो गया सेक थीटा, एक दूसरे के अपोजिट। यह है आपका टैन थीटा, और टैन थीटा का जो अपोजिट होगा वह क्या है आपका? कॉट थीटा। अब तो याद हो गया, साइन का कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब यहाँ से समझ गए।
अपोजिट दूसरा। अगर इन दोनों को आप इक्वल लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। लेकिन अगर सेक थीटा इक्वल कर दिया जाए तब, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। अच्छा, दोनों को एक साथ रख दें तो हमेशा वह इक्वल होता है 1 के। जैसे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, अपोजिट वालों को एक साथ रखेंगे तो वह 1 होगा। इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो 1 होगा, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो 1 होगा, और इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो 1 होगा। इतना तो आपको अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा। एक बार दो बार केवल वीडियो को देखिए और वह अच्छी तरह से ये कन्फर्म हो जाएगा। अब इतना जब तैयार हो जाए तो एक पॉइंट और है, एक पॉइंट बचा हुआ है जिसको कि हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ बहुत कठिन नहीं है, याद कर लीजिए, एकदम आसान है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, याद हो गया। एक क्वेश्चन मात्र इसमें सॉल्व करेंगे, केवल एग्जाम्पल के बेस पे। एक्सरसाइज दूसरे वीडियो से स्टार्ट करेंगे। लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन केवल कि साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/5, ये दिया है, और कहा कि tan थीटा की वैल्यू बता दीजिए आप। tan थीटा की वैल्यू बताइए, या फिर cos थीटा की वैल्यू बताइए, या फिर sec थीटा की वैल्यू बताइए। किसी की भी वैल्यू बताना हो, ये दिया हुआ है। अब इस सब की वैल्यू फाइंड करना है, आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपका काम यह है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए इस तरह से, तो आप उसको पहले लिखिए और बराबर में इसका जो फार्मूला लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब या जो भी था उसको लिखिए। तो साइन थीटा बराबर शायद था लाल बटे कक्का पे पहले साइन यल ए यल बटे के ए, मतलब यल अपान में के, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। पहले आप इसको लिख दीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप यह है कि आप एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। समकोण त्रिभुज में ध्यान क्या देना है कि जो भी यहाँ पे लिखा है उसको आप हमेशा यही लिखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम आसानी होगी। इसको ए लिखा है तो ए लिखिए, थीटा लिखा है थीटा लिखिए, जो कुछ लिखा है आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नामकरण कर दीजिए, इसका भी पैसा नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको केवल नामकरण कर दीजिए। तो ए बी सी ये थीटा दे दिया। अब ध्यान दीजिए कि लंब क्या है 3 और थीटा के सामने लंब होगा, तो लंब कितना है 3, तो 3 आप लिख दीजिए। कर्ण कितना है 5, तिरछी लाइन हमेशा कर्ण होती है तो वह हो गया 5। इसमें शायद कोई गायब है, तीसरी भुजा गायब है, और तीसरी भुजा के लिए ही हम इसको उपयोग करते हैं। इसके नीचे जस्ट आप तुरंत लिखिए यहाँ पर कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण कितना दिया है 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, नहीं दिया है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 कितना हो गया 9 प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ ए के पास कुछ होना चाहिए, नहीं चाहिए, केवल ए होना चाहिए। अब ए को रखने के लिए बाकी सबको हटाइए यहाँ से। तो किसको हटाएंगे, जो सबसे दूर होगा पहले उसको, फिर उससे नज़दीक, उससे नज़दीक, ऐसे ही आप दिमाग में रखिए कि ऐसे ही हटाना है। तो यहाँ पे एक 9 है और एक स्क्वायर में लिखा है, तो इन दोनों को किसको पहले हटाएं, जो दूर हो। देखिए 9 दूर है, पहले इसको हटाइए, और ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस 25 माइनस 9 बराबर यहाँ बचा कितना, तब ए स्क्वायर, घटा दीजिए कितना हुआ 16 बराबर ए स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा दीजिए, और जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो अगले नंबर जो अगला होता है वह कर्णिम हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है। और 16 की वैल्यू कितनी होगी
4। कैसे? करणी के अंदर से तो पेयर बना के जोड़ा बना के निकालते हैं। 4 गुणे 4, 4 चौक 16, जोड़ा बना के निकल गया, 4 आ गया। अब इसका मतलब कि ये कितना है? 4। तीनों भुजा आपके पास है। अब चाहे जिसका वह कह दे आप उसको ज्ञात कर दीजिए आराम से। जैसे tan थीटा कहा है तो tan थीटा लिखिए। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपका क्या करना है कि आप इसका फार्मूला लिखिए। तो फार्मूला tan का क्या था? साइन कास tan, लास्ट में लाल बटे का लाल यल ए, मतलब लंब बटे में आधार। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। आप जब बाइक सीखते हैं, साइकिल सीखते हैं तो हर बार आपको क्या है कि कहाँ क्लच है, कहाँ गियर है, क्या करना है, बहुत ध्यान देना होता है। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिक हाथ वगैरह काम करने लगता है, चलाते हैं स्पीड से। लेकिन स्पीड से मत चलाइएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि एक बार दो बार ध्यान दीजिए, लेकिन जब याद हो जाएगा तब आपको सोचने की नहीं tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। सॉरी, नहीं होता है, गलत बोलेंगे। याद रहेगा तो नहीं ऐसा करेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, sin थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण हो गया, cos थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण होता है। इस तरह से आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे tan थीटा बराबर आप फार्मूला लिख लीजिए। लिखने के बाद अब इस फिगर से पहले नाम लिखिए कि लंब किसको कहा गया है? BC को। ठीक, BC पहले नाम लिखिए। बटे में कर्ण किसको कहा? आधार। आधार क्या है? आधार यह है AB। AB लिखिए। पहले आप किसको पूछा गया हुआ है, फिर उसका फार्मूला, फिर आप चित्र देख करके नाम लिखिए। अब इसकी वैल्यू लिखिए। BC क्या है? 3 है, 3 लिख दीजिए। बटे AB कितना है? 4 है, 4 लिख दीजिए। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया? 3 बटे में 4। कन्फर्म हो गया इतना। cos थीटा इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे? फार्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण। अब आधार का नाम लिखिए। आधार क्या है? AB बटे कर्ण क्या है? AC। तो AB का नाप कितना है? 4। AC का कितना है? 5। ये भी आंसर आ गया। क्या है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण लिखिए AC बटे आधार लिखिए AB। अब AC कितना था? 5, आधार कितना था? 4। लग गया। जो भी लगाना होगा सब लगाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप थोड़ा सा फार्मूला केवल याद कर दीजिए। अब कुछ है नहीं। अब अगले टॉपिक में हम लोग जो है कि अपना एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे। को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दूसरों को ज़रूर जो है कि जोड़िए, उनको सब्सक्राइब करवाने के लिए जो है कि कहिए। आप भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।